सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत। सवर्णों को आरक्षण देने की दिखाई है नरेंद्र मोदी जी ने हिम्मत, इसलिए 2019 में बढ़ेगी उनकी कीमत। सदस्य निर्वाचित हुई हूँ। निर्वाचित हुई हूँ, बोलो। निर्वाचित हुई हूँ। और हमारे होम मिनिस्टर हर चीज में सक्षम है, चाहे वो कश्मीर के मुद्दे को लेके हो या देश की सिक्योरिटी के मुद्दे को लेकर हो या सेना पे हमारे सैनिक लड़ते हैं उनके फेवर में बात की जाए। अभिजी पापड़ नाम से एक पापड़ निर्माता ने एक ऐसा ब्रांड निकाला है जिससे कोरोना वायरस से लड़ने के लिए जो एंटीबॉडी डेवलप होने के लिए जो साधन है, खाने के माध्यम से बॉडी में जाएंगे। ये देश के सबसे ज्यादा पीटे जाने वाले तबके यानी शेड्यूल कास्ट से आने वाले कुछ नेता है। कोई चुटकुले सुना रहा है तो किसी से शपथ ग्रहण समारोह में ठीक से बोला नहीं जा रहा, कोई पापड़ बेच रहा है तो कोई झूठी तारीफों के पुल बांध रहा है। काशीराम साहब की भाषा में अगर बात करूं तो ये नेता नहीं चमचे हैं। तो पिछले वीडियो में मैंने कहा था कि मैं इन नेताओं के इन चमचों के इलाज पर एक वीडियो करूंगा। सो एज आई प्रोमिस्ड, इस वीडियो में हम बात करेंगे इन चमचों के इलाज की, रेमेडीज की। अब मान्यवर साहिब कांसीराम के अनुसार चमचा वे होता है जो खुद कुछ नहीं कर सकता, उसे हमेशा किसी न किसी के सहारे की जरूरत होती है। फिर चमचे बने व्यक्ति का इस्तेमाल वे व्यक्ति या पार्टी अपने निजी फायदों के लिए, अपनी जाति के फायदों के लिए करते हैं जिसके सहारे चमचा ऊपर उठा है। भारत की राजनीति में चमचा युग की शुरुआत होती है 1932 में गांधी द्वारा थोपे गए पूना पैक्ट से। हम ठीक से समझे तो पूना पैक्ट का मुख्य उद्देश्य यही था कि वंचित वर्ग से कुछ ऐसे चमचे तैयार किए जाए जिनसे वंचित वर्ग से ही आने वाले खरे और सच्चे नेतृत्व का विरोध कराया जाए और इस वर्ग का भला कर सकने वाली पोटेंशियल वाली लीडरशिप को खत्म करवाया जाए। जैसे 1952 के पहले आम चुनाव में डॉक्टर अम्बेडकर की पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के 35 में से बाबा साहिब सहित 33 उम्मीदवारों का हार जाना कांग्रेस द्वारा बोई गई चमचा पॉलिटिक्स की फसल कटाई थी। इवन 1946 में डॉक्टर अंबेडकर के अपनी जन्मभूमि महाराष्ट्र में ही हार जाना और फिर खुद को संविधान सभा में चुनवाने के लिए बंगाल जाने के पीछे भी चमचा पॉलिटिक्स ही थी। अब भारत में चमचा युग के व्याप्त होते हुए भी 2 बार अम्बेडकरी आंदोलन सफल हुआ और वंचित वर्ग राजनीतिक रूप से शक्तिशाली होकर उभरा। तो चमचा युग के इलाज के लिए हमें इन्हीं 2 कालखंडों की पॉलिटिकल अप्रोच समझने के साथ साथ वर्तमान में चमचा बनाने के लिए काम में लिए जा रहे उपायों को समझना पड़ेगा, ताकि हम ये समझ सकें कि इन 2 कालखंडों में ऐसा क्या किया गया था कि हम चमचा युग के रहते हुए भी राजनीतिक रूप से सफल हुए। तो बात है 1952 से लेकर 1967 तक के कालखंड की। इस दौरान अम्बेडकरी आंदोलन महाराष्ट्र से लेकर पंजाब तक खूब फला फूला। 1956 में बाबा साहिब के जाने के बाद शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया 12 अलग अलग भागों में बंट गई। इस वजह से इस दौरान महाराष्ट्र में मिले वोट शेयर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन यहाँ पर संभव नहीं है। इसलिए हम पंजाब में 1952 से लेकर 1980 तक हुए अम्बेडकरवाद के उत्थान और पतन के ग्राफ से कुछ समझने का प्रयास करते हैं। इस ग्राफ से हम समझ पा रहे हैं कि 1957 के आसपास पंजाब में कुछ ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से लोग बाबा साहिब की पार्टी शेड्यूल कास्ट फेडरेशन और रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को वोट दे रहे थे। अब सवाल यह है कि उस दौरान ऐसा हो क्या रहा था कि इन पार्टियों को वोट मिल रहा था। आओ समझते हैं। तो हुआ कुछ यूं कि 1953 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की मराठवाड़ा यूनिट के नेता BS वाघमारे बाबा साहिब के दिल्ली स्थित घर पर उनसे मिलने के लिए पहुंचे। इस मीटिंग में डॉक्टर अंबेडकर ने वाघमारे से कहा, यार वाघमारे, मैंने जितना भी किया है उससे शहरों में रहने वाले वंचित वर्ग के एक छोटे से हिस्से का भला हो पा रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे दलितों का मैं खास भला नहीं कर पाया हूँ, इसलिए तुम ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे जमीन विहीन या लैंडलेस दलितों के लिए लैंड रिफॉर्म्स की मांग के लिए आंदोलन करो। डॉक्टर अंबेडकर की एडवाइस के रिस्पॉन्स में 3 बड़े आंदोलन लैंड रिफॉर्म्स के लिए किए गए। पहला उसी साल यानी बाबा साहेब अम्बेडकर के रहते हुए 1953 में शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की मराठवाड़ा यूनिट के बैनर तले BS वाघमारे की लीडरशिप में किया गया, जिसमें 1700 लोगों को जेल में डाला गया। दूसरा खानदेश और मराठवाड़ा बेल्ट में 1959 में दादा साहेब गायकवाड़ की लीडरशिप में इस आंदोलन में कई दलित, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जेल गए थे। तीसरा देशव्यापी आंदोलन हुआ 1964 में गायकवाड़ की लीडरशिप में। इस आंदोलन के दौरान 1 महीने तक हर रोज सैकड़ों लोगों ने अपनी गिरफ्तारियां दी। इन 3 आंदोलनों का खास तौर पर 1964 में हुए आंदोलन का असर ये हुआ कि भारत में रूलिंग क्लास की चूल्हे हिल गई। कांग्रेस को लगा, यार रोड पर संघर्ष कर रहे दलितों का कोई इलाज खोजना पड़ेगा, कोई तोड़ निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये लोग भारी पड़ेंगे। और तोड़ निकाला गया चमचा रूपी ब्रह्मास्त्र। कैसे? इधर आओ समझाता हूँ। 1957 में बाबा साहिब की पार्टी रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया में झगड़ा शुरू हो गया। हुआ यूं कि रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के एक नेता थे BC कामले। वो कह रहे थे कि क्योंकि बाबा साहब ने संविधान दिया है
इसलिए दलितों के हक और अधिकार की लड़ाई आंदोलन, धरने, प्रदर्शन से नहीं बल्कि संवैधानिक तरीकों से संसद और विधानसभाओं में पहुंचकर करनी चाहिए। आपको याद दिला दूं, आजकल उत्तर भारत में कुछ ऐसी बातें फिर से हो रही है। खैर, ये आर्ग्यूमेंट देकर बीसी कामले रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया से अलग हो गई और अपनी पार्टी को नाम दिया आरपीआई करेक्ट, दुरुस्त आरपीआई। पीछे बचा दादा साहब गायकवाड़ की लीडरशिप वाला फैक्शन। अब क्योंकि दादा साहब गायकवाड़ ने 1953 में बाबा साहब की कॉल पर जमीन से वंचित वर्ग के लिए लैंड रिफॉर्म्स का आंदोलन किया था, तो ये कह रहे थे कि शोषित और वंचित वर्गों के भले के लिए सत्याग्रह और आंदोलन भी एक बाबा साहब का ही रास्ता है। इसलिए इस फैक्शन को कहा गया आरपीआई नादुरुस्त, इनकरेक्ट आरपीआई। 1953, 1959 और 1964 में बाबा साहब के कहे अनुसार रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के बैनर तले हुए जमीन के लिए संघर्षों ने बीसी कामले द्वारा लीड किए जा रहे दुरुस्त खेमे को माइनॉरिटी में ला दिया। रूलिंग क्लास ने मौका देखा और बीसी कामले वाला गुट जो आंदोलन नहीं करने के पक्ष में था उससे हाथ मिलाना शुरू कर दिया। बीसी कामले के गुट ने आरपीआई नादुरुस्त को खूब डिस्क्रेडिट किया और रूलिंग क्लास के सारे धीरे धीरे सत्ता में आने लगे। इसका परिणाम यह हुआ कि आंदोलन करने वाला गुट धीरे धीरे खत्म सा हो गया। फिर जैसे जैसे बीसी कामले के रास्ते पर चल रहे लोगों को चमचा बनकर संसद में, विधानसभाओं में जाने का मौका मिलता गया, ये वोट रूपी बड़ी बड़ी मीनारें नीचे आती गई। अभी पिछले 2 डिकेड पर आप नजर डालोगे तो आप पाओगे बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बड़े बड़े दलित नेताओं को, या मैं कहूँ चमचों को, अपने साथ में लेकर चल रही है। ये सभी डॉक्टर अम्बेडकर का नाम ले रहे हैं, संसद में, असेंबलीज में खुद को अम्बेडकरवादी भी बता रहे हैं, लेकिन वंचित वर्ग की पीड़ा कम नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि ये वही लोग हैं जो संविधान के अनुसार दलितों की लड़ाई लड़ने की बात करते हैं, जिसकी शुरुआत बीसी कामले ने की थी। अब 1953 से लेकर 1964 तक के घटनाक्रम से मुझे चमचों का पहला इलाज नजर आता है रोड पर किया जाने वाला संघर्ष। रोड पर किए जाने वाले संघर्ष से क्या होगा? पहला, रोड पर संवैधानिक दायरों में रहकर किया गया संघर्ष चमचों को एलिमिनेट करेगा। जैसे 1953, 1959 और 1964 में किए गए आंदोलनों ने बीसी कामले के गुट को माइनॉरिटी में ला दिया था। दूसरा, उस नेतृत्व को पटल पर लेकर आएगा जिसमें समाज को लीड करने का पोटेंशियल है, या यूं कहूं राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा। तीसरा, डॉक्टर अम्बेडकर एक जगह कहते हैं शिक्षित बनो, संघर्ष करो और संगठित रहो। अब इस फॉर्मूले में मौजूद संघर्ष को अगर मैं सड़क पर किए जाने वाले संघर्ष को मान लूं, तो जिन लोगों को हमें संगठित करना है, चमचों से बचाव सिखाना है, उन्हें संगठित करने में ज्यादा जोर नहीं आएगा। कैसे? रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया के झंडे के तले किए गए संघर्षों ने रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया को तमिलनाडु से लेकर पंजाब तक फैला दिया, यानी लोग संगठित हुए। अब मेरे आर्ग्यूमेंट को मजबूती देने के लिए मैं यहाँ एक और एग्जाम्पल लूंगा। ये ग्राफ देखिए, ये बीजेपी की राइज का ग्राफ है। हमें इस ग्राफ को ध्यान से देखना चाहिए और सोचना चाहिए कि 1984 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी को मात्र 2 सीट्स मिली थी, और फिर ऐसा क्या हुआ कि 1989 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी को 89 सीट्स और 1991 के जनरल इलेक्शन में बीजेपी को 120 सीट्स मिली। सोचो। अब रुको, मैं बताता हूँ। सांप्रदायिक दंगों के इलाज वाले वीडियो में हमने बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद द्वारा राम जन्मभूमि के लिए चलाए गए आंदोलन की बात की थी, याद है? वो आंदोलन ही था जिसने बीजेपी को बेहतरीन पोटेंशियल वाले नेता दिए और बीजेपी की आइडियोलॉजी को उन लोगों तक पहुंचा दिया जो निर्गुण राम और दशरथ पुत्र राम में फर्क तक नहीं कर सकते थे। परिणाम इसका यह हुआ कि जिस बीजेपी को कभी 2 सीट्स मिली थी, वो 2019 में 300 पार पहुंच गई। तो अब अम्बेडकरी आंदोलन में चमचों से निजात पाने का पहला तरीका है सड़क पर किया जाने वाला संघर्ष या आंदोलन। दूसरा उपाय समझने से पहले ये वाला ग्राफ देखिए। ये ग्राफ है उत्तर प्रदेश में बीएसपी के राइज एंड फॉल का। 1989 से लेकर 2022 तक के इस कालखंड में बीएसपी द्वारा की गई पॉलिटिक्स को अगर हम समझ लें तो चमचों से निजात पाने का दूसरा तरीका हमें मिल सकता है। शुरुआत में माननीय कांसीराम साहब की छत्र छाया में बीएसपी खूब फली फूली, जिसके पीछे माननीय कांसीराम साहब की कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स और बहन जी जैसे नेताओं का संघर्ष कारण रहा। साहब की 2006 में मौत के बाद बहन जी यूपी की एक बार मुख्यमंत्री तो बनी, लेकिन उन्होंने उसके कुछ समय बाद कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स बंद कर दी और साथ ही वो उनकी बोल्डनेस और फेयरलेसनेस भी कहीं खो सी गई, जिसका परिणाम ये हुआ कि पड़ोसी पार्टियों ने वंचित वर्गों से चमचों की जमात खड़ी कर दी और हम यूपी में आ गई मात्र 1 सीट पर। तो चमचों को ठिकाने लगाने का दूसरा उपाय है माननीय और कांसीराम साहब जैसा पॉलिटिकल एक्टिविज्म और कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स, जिससे होगा ये कि सही आइडियोलॉजी, सच्ची पार्टी और खरे लीडर्स के बारे में लोगों को पता चल जाएगा और इतना करना चमचों को ठिकाने लगाने के लिए पर्याप्त होगा। कैसे? इधर आओ समझाता हूँ। बीजेपी में मौजूद वंचित वर्ग के नेताओं की संख्या को देखकर लगता है कि बीजेपी के लिए कोई चमचा बनाने की फैक्ट्री काम करती है। एंड यू नो बीजेपी के पीछे कौन है? आरएसएस। अब अगर हम आरएसएस की चमचा बनाने की तिकड़मों को समझ गए तो माननीय और कांसीराम साहब जैसे एक्टिविज्म और कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स से उन चमचों का तोड़ निकाल सकते हैं। भंवर मेघवंशी जी की एक किताब है मैं एक कार सेवक था। उस किताब में भंवर जी ने वंचित वर्गों के लोगों को चमचा बनाने के लिए आरएसएस द्वारा अपनाए गए 3 उपायों की बात की गई है। पहला, आरएसएस उन लोगों को चिन्हित करता है जो सवाल पूछते हैं, फिर उन लोगों को उनके एम्बिशंस के हिसाब से सरपंच, विधायक, सांसद या मंत्री पद देकर चमचा बना लेते हैं।
दूसरा, आरएसएस ने संघ में पहले से मौजूद वंचित वर्ग के चमचों से अलग अलग जातियों का इतिहास लिखवाया और जातिवाद का ठिकरा फोड़ दिया मुसलमानों पर। अब इस फर्जी साहित्य ने वंचित वर्ग में ही आरएसएस के चमचे पैदा कर दिए, जो वंचित वर्ग में ही रहकर अनजाने में आरएसएस की भाषा बोलते हैं। आरएसएस ने तीसरा उपाय किया डॉक्टर अंबेडकर को मिसकोट करके, जिसमें उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को संदर्भों से काट छांट कर पेश किया। उनको हिंदू राष्ट्र का समर्थक बताया, मुस्लिम विरोधी बताया, जिसके सारे आरएसएस के लोगों ने शाखाओं में आने वाले या उनके संपर्क में आने वाले वंचित वर्ग के लोगों को बाबा साहब की ये वाली इमेज दिखाकर आरएसएस की भाषा बोलने के लिए तैयार कर दिया। यानी आरएसएस ने अपने संघी अम्बेडकरवादी चमचे बनाए। अब इन तीनों ही चमचा मेकिंग उपायों का तोड़ है रोड पर किया जाने वाला संघर्ष और साहिब कांसीराम द्वारा ट्राई एंड टेस्टेड तरीका कैडर बेस्ड पॉलिटिक्स। क्यों? अब इस क्यों का जवाब मैंने इस वीडियो में आपको अच्छी तरीके से दिया है। डॉक्टर अंबेडकर ने एक जगह कहा था, बड़ी मुश्किल से इस कारवां को मैं यहाँ तक लेके आया हूँ जहाँ ये आज दिखाई दे रहा है। अगर मेरे लोग इसे यहाँ से आगे नहीं ले जा सकते तो इसे यहीं इसी स्थिति में छोड़ दें। अब चमचायु की पॉलिटिक्स ने बाबा साहब के इस कारवां को पीछे की ओर धकेल दिया है। अब मेरी और आपकी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम इस कारवां को आगे की ओर बढ़ाएं, और मैं ये वीडियो करके मेरा पार्ट कर रहा हूँ। आपको ये वीडियो ठीक लगा तो आप इसे शेयर करके अपना पार्ट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अपने विचारों को आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन। प्रेम बना रहे।